हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला यूनिट जो है लाइफ प्रोसेस, जिसमें 4 चैप्टर्स पढ़ना था और उसमें सबसे पहला था पोषण यानी न्यूट्रिशन, और इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम आपको पहले बता चुके हैं दैट पोषण न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यूनिसेलुलर एनिमल में कैसे होता है और मल्टी सेलुलर एनिमल में कैसे होता है। और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ अगर आप इस चैप्टर में पढ़ाए गए जितने भी क्लासेज हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो देखना चाहिए, तब जाकर आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में और मजा आएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज बनाए गए हैं सबका लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे यूनिट फर्स्ट है हमारा लाइफ प्रोसेस, और इस लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला है न्यूट्रिशन यानी पोषण, दूसरा रेस्पिरेशन यानी श्वसन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, और चौथा है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो इसमें हम पहला न्यूट्रिशन को कंप्लीट किए हैं अभी, और इसमें चूंकि यूनिट फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन पे आएंगे। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया जैव प्रक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन दिया गया आपका पोषण तथा श्वसन, ऑप्शन बी है आपका परिवहन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मेरा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ये सबको शामिल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जीवों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि हमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये 4 ऐसी प्रोसेस है जो कंपल्सरी है, ये होना मतलब ये किसी भी तरह से होना आवश्यक है। अगर ये चारों में से कोई एक प्रोसेस नहीं होता है तो फिर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब हम दुनिया में नहीं रह पाएंगे। बट यहाँ पे कौन अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ये कहा जा रहा है, तो हम बिना भोजन का रह नहीं सकते हैं, यानी पोषण काफी आवश्यक है, श्वसन भी अनिवार्य है, परिवहन भी अनिवार्य है, लेकिन जनन जो है ये अनिवार्य नहीं है। हम कह सकते हैं कि आवश्यक है, बिकॉज जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो इस व्यू से देखा जाए तो आवश्यक है, बट ये अनिवार्य नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसके बाद है थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा जैविक लक्षण पौधों में नहीं पाया जाता है। जैसा आप सबको पता है कि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स भी, तो इसमें कौन सा ऐसा लक्षण है, क्वालिटी, जो पौधों में नहीं पाया जाता। तो देखिए, गति करना, वृद्धि करना, श्वसन करना, भोजन तैयार करना, ये सारे ऑप्शंस है। तो वृद्धि करने का मतलब बढ़ना, साइज, आकार जो है बढ़ना, जैसे तो जीव जंतुओं में भी होता है, प्लांट्स यानी पेड़ पौधों में भी होता है। श्वसन भी दोनों करते हैं, भोजन भी पेड़ पौधे तैयार करते हैं, जीव जंतु भी तैयार करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में ये जो प्रोसेस लक्षण है गति करने का, ये नहीं पाया जाता। जैसे एनिमल्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, चल सकते हैं, बट ये गुण जो है पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। तो अब आइए इसके बाद यूनिट फर्स्ट का जो ए है, पहला चैप्टर जिसमें हम लोग पोषण के बारे में पढ़े थे, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। तो ऑप्शन है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस, सभी जीव ऑल एनिमल्स, और सभी हरे पौधे। तो आपको पता है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये जो है हरे पौधे करते हैं, यानी हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं खुद से संश्लेषित करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उससे कौन सा पदार्थ बनता है। पौधे अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप करते हैं, और इसके फलस्वरूप कौन सा पदार्थ उसके भोजन के रूप में बनता है। तो यहाँ ऑप्शन है CO2 का, H2O यानी जल का, कार्बोहाइड्रेट का और क्लोरोफिल का। तो ये CO2, H2O, क्लोरोफिल, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है,
बट अगर बात किया जाए कि किस पदार्थ का निर्माण होता है तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी पौधे जो है अपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसके बाद है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसके लिए कौन कौन चीज का होना आवश्यक है। और ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से सभी। तो आप सबको बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो हम आपको बताए थे कि क्लोरोफिल एक ऐसा यूनिट है पौधों में पाया जाने वाला जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव ही नहीं है, और यही रीजन है कि मतलब क्लोरोफिल को ही यानी हरित लवक को ही प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, यानी यह एटमॉस्फेयर में कितना % पाया जाता है। तो आपको पहले ही बता दिया गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है ये पूछ रहा है। पानी का टूटना, तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 चीजों का यूज होता है। तो अब जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है तो ये दोनों अपने मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में विघटित होते ही हैं, टूटते ही हैं। तो पानी का टूटना तो होगा ही, और फिर ऑक्सीजन का मुक्त होना था। हम आपको समीकरण जो बताया था वहां भी दिखाए थे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होता है। फिर यहाँ ऑप्शन में कहा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो हम आपको बता दिए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो होता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता। तो यही जो है हमारा सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है। तो ये भी हम आपको बताए थे कि सौर ऊर्जा जब मतलब पौधों द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, तो वह सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और यही रासायनिक ऊर्जा जो है पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है उसमें समाहित होता है। तो आपको यह रासायनिक ऊर्जा भी ध्यान में रखना है। वायुमंडल से पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा, और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों द्वारा। तो आपको हम बता दें कि पत्तियों में पाया जाने वाला जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को हम रंध्र के नाम से जानते हैं, और पेड़ पौधों की जो टहनियां होती है तनाओं में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको वात्र रंध्र कहते हैं। और क्लोरोफिल तो एक प्रकार का प्लास्टिड है, तो क्लोरोफिल के द्वारा तो CO2 ऑब्जर्व किया नहीं जाता है। और फिर रही बात रंध्र और वात्र रंध्र का, तो वात्र रंध्र तो पत्तियों में पाया नहीं जाता है, पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ऑब्जर्व होता है। तो आंसर मेरा क्या होगा, वात रंध्रों द्वारा। गलती से अगर थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे तो ए तथा बी दोनों पे टिक कर सकते हैं, इसलिए याद रखना है कि पत्तियों द्वारा ऑब्जर्व करने की बात आ रही है तो पत्तियों में तो रंध्र ही पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, रंध्रों द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंध्रों का खुलना और बंद होना, यानी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र के नाम से जाना जाता है उसका खुलना और बंद होना ये किस चीज पर निर्भर करता है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जितनी तेज होगी रंध्र उतना ही तेज खुलेगा और बंद होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निर्भर करती है। यहां कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलती है। तो आपको यह भी समझाया गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे ग्लूकोज बनता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है ये जल से, यानी वाटर से, जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज को बनाने में सहायक होता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो देखिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण यानी RBC, WBC और ये वर्णी लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं यहाँ नहीं, बल्कि मैग्नीशियम की मात्रा जो है ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसके बाद है विषमपोषी जीव। विषमपोषी कहने का मतलब परपोषी। परपोषी जीव जो है अपनी उत्तरजीविता के लिए मतलब अपने शरीर को चलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर निर्भर रहते हैं, कवक पर, शैवाल पर,
मिट्टी पर नहीं, सभी स्वपोषी पौधों पर। जैसे हम लोग अपना ही भोजन जब बना हमको प्राप्त करना होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम चावल दाल गेहूं जो भी मतलब यूज कर रहे हैं सब पौधों से हमें प्राप्त होता है। यानी प्लांट प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें, यानी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है सभी स्वपोषी पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को क्या कहते हैं? और ऑप्शन में है कोशिका, हार्मोन, एंजाइम, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा मेरा? एंजाइम। हम आपको बताए थे कि हमारे शरीर में जो जैव उत्प्रेरक पदार्थ होता है उसको एंजाइम कहा जाता है, और यही जो है जैव उत्प्रेरक पदार्थ भोजन के कणों को, भोजन के मॉलिक्यूल्स को विघटित करता है और उसको उस लायक बनाता है ताकि कोशिकाएं उसे ऑब्जर्व कर पाए। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि एंजाइम से भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन पादप परजीवी है? तो देखिए मतलब प्लांट पैरासाइट जो है हम आपको बताए थे, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव के शरीर के सतह में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन जो है प्राप्त करता है, उसको हम परजीवी कहते हैं। और कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो परजीवी होते हैं, और इसमें जैसे बरगद, पुष्पी पौधे, वॉलवॉक्स। तो बरगद और पुष्पी पौधे ये तो मतलब हम सबको पता है बरगद तो काफी विशाल पौधा है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन खुद से बनाते हैं। वॉलवॉक्स एक समुद्री पौधा है, बल्कि अमर बेल जो है ये एक परजीवी पादप है, परजीवी पौधा का उदाहरण है। आप लोग देखे होंगे जो लत्तर टाइप का, जो पतला पतला धागे के टाइप का स्ट्रक्चर होता है वृक्ष पे बना हुआ, तो रियल मायने में वो होता है क्या है कि पेड़ पौधों के द्वारा ही जो भोजन मतलब बनाया जाता है उसी के कुछ पार्ट को ये लोग भी ग्रहण कर लेते हैं और इससे अपना पोषण चलाते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अमर बेल जो है पादप परजीवी का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और मेढक। तो आंसर क्या होगा? मेढक, बिकॉज ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये तीनों तो एक कोशिकीय जीव है ही, यही ना नहीं है जी। अब इसके बाद 16 नंबर, अमीबा का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? अनिश्चित, आयताकार, गोलाकार, यू शेप्ड, यू के आकार का। तो अमीबा का आकार जो है ये अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट। कोई डेफिनिट नहीं कह सकते हैं कि यह किस शेप का होता है। ये अमीबा अपने शरीर को किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अंग द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? ऑप्शन दिया है रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुख द्वारा, सीलिया द्वारा। तो देखिए रसधानी हम पढ़े थे, वैक्यूल्स में भोजन मतलब ग्रहण करने के बाद वैक्यूल्स का निर्माण होता है, और यहाँ सीलिया तो ये अमीबा में पाया ही नहीं जाता, ये पैरामीशियम में पाया जाता है, और अमीबा में तो मुख होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है आंसर हमारा कुटपाद होगा। हम बताए थे कि अंगुलियों जैसा एक अस्थायी रचना का निर्माण करता है अमीबा, और भोजन को इसी के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? यानी मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आहार नाल, उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो उसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, ही आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है लार ग्रंथियों में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? यानी जो स्लाइवा ग्लैंड है उसमें कौन सा एंजाइम उससे स्रावित होता है, ये पूछ रहा है। तो आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। ये पेप्सिन तो हमें पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जठर ग्रंथि से निकलता है। फिर इसके बाद ये रेनिन भी जठर ग्रंथि से निकलता है, और एमाइलेस तो पेनक्रियाज से निकलता है। तो आंसर क्या होगा? टाइलिन। कौन सा एंजाइम हमारे भोजन के स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का विघटन कर देता है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? टाइलिन नामक एंजाइम जो लार्स में पाया जाता है, स्लाइवा में, वही क्या करता है कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का विघटन कर देता है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जठर रस का स्राव होता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, इसका स्राव कहाँ होता है? यकृत में यानी लीवर में, अमाशय यानी स्टोमेच में, फिर इसके बाद अग्न्याशय में यानी पेनक्रियाज में, और गॉल ब्लैडर जो होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? तो आपको बताए थे अमाशय में ही जठर रस का स्राव होता है, और यही जठर रस से जो है मतलब 2 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाशय में उपस्थित जठर रस से किस एंजाइम का स्राव होता है? तभी बताएं कि जठर रस जो है यहाँ से पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है। टाइलिन तो मुख गुहा में ही
स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है स्लाइवा से ही ये निकलता है। माइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन की जहां तक बात है तो ये पैनक्रियाज से यानी अग्न्याशय से इसका स्राव होता है। और इरेप्सिन, सिक्रेस, सुक्रेस, माल्टेस और लैक्टेस ये 4 एंजाइम्स छोटी आंत से निकलती है। लेकिन यहाँ कह रहा जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा निकलता है तो पेप्सिन और रेनिन होगा। छोटे बच्चों के दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है तो देखिए यहां से जो 2 एंजाइम निकल रहा पेप्सिन और रेनिन, इसमें रेनिन जो है ये केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये रेनिन जो है बच्चों में पाए जाने वाला जो दूध होता है उसको पाचित कर देता है, बल्कि पेप्सिन सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। और हम आपको बताए थे कि ये प्रोटीन को पेप्टीन में चेंज करता है। तो यहाँ बच्चों के दूध में उपस्थित प्रोटीन की केवल पाचन की बात हो रही थी, तो इसलिए आंसर क्या होगा रेनिन। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये है एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको कह सकते हैं CH3COOH, ये भी नहीं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं, बल्कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे आहार नाल के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। ऑप्शन है अमाशय में, अग्न्याशय में, पित्ताशय में और छोटी आंत में। कहाँ जाने के बाद वसा का यानी फैट का पूरा डाइजेशन हो जाता है तो हम आपको बताए थे कि अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलता है, जिसमें पहला था एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो वहां पे जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है वही क्या करता है कि पाश्चीकृत वसा को, और वसा का पाश्चीकरण हम पढ़े थे कि मतलब लिवर में जो पित्ताशय से पित्त रस निकलता वहीं से हो जाता है। तो लाइपेज नामक एंजाइम जो पाया जाता है आपके अग्न्याशय से जो निकलता है लाइपेज नामक एंजाइम अग्न्याशय पैनक्रियाज ग्लैंड से, तो वही क्या करता है उस पाश्चीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है और कोशिकाएं उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है। दैट मीन्स हमारे आहार नाल में अग्न्याशय एक ऐसा ग्लैंड है जहां जाने के बाद वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। अग्न्याशिक रस से किस एंजाइम का स्राव नहीं होता है तो देखिए अग्न्याशिक रस से 3 एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो किसका स्राव नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा इरेप्सिन। देखिए नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, सबसे बड़ा भाग आहार नाल का, अमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत होता है। ये हम लोग जब इसका फिगर ड्रॉ कर रहे थे वहीं पर हम आपको समझाए थे। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, अग्न्याशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा छोटी आंत में, मतलब भोजन का संपूर्ण पाचन आहार नाल के छोटी आंत में ही हो जाता है। क्लियर हो गई ये चीज भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आहार नाल के किस भाग में अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, यानी हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको कौन सा भाग ऑब्जॉर्व करता है, अग्न्याशय में, छोटी आंत में, पित्ताशय में और बड़ी आंत में। तो हमें पता है कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, उसके बाद बड़ी आंत द्वारा यानी लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा भोजन के एक्स्ट्रा जल का अवशोषण जो है हो जाता है। अब इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है, यानी ये अवशेष के रूप में बचा हुआ है, इसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, डिओडिनम, रेक्टम, अपेंडिक्स। तो इसमें डिओडिनम, रेक्टम, यकृत सबका अपना अलग अलग काम है। यकृत मतलब लीवर होता है और यहाँ पर डिओडिनम छोटी आंत का भाग है और इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, रेक्टम का भी कार्य है। जबकि अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो अवशेषी अंग के रूप में है, इसका कोई यूज नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, रिप्रोडक्शन यानी जनन ग्लैंड और यकृत यानी लीवर। तो देखिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है यानी यकृत। इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, भोजन के किस भाग के पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि शरीर की कोशिकाएं उन्हें ऐसे ही ऑब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जरूरत तो पड़ती ही है, प्रोटीन, वसा, ये सबके पाचन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विटामिन और खनिज लवण भोजन का ऐसा पार्ट है जिसे कोशिकाएं इसी रूप में ऑब्जर्व कर लेती है, इसके पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जिसको इंग्लिश में डिओडिनम कहा जाता है, ये मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का, किसका भाग होता है। तो ग्रहणी जो है डिओडिनम ये छोटी आंत का ही एक हिस्सा होता है।
लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है? ये दो अलग अलग ऑर्गन है, ग्रसनी और ग्रास नली, ये दोनों एक छिद्र के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और उस छिद्र को निगल द्वार के नाम से जानते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको समझाए यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर था पोषण एंड न्यूट्रिशन, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था सबका प्रैक्टिस हम लोग किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आप इससे सहमत हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको अच्छे तरह से भली भांति समझ सके। और बने रहिए मेरे साथ, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग अलग एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसको अलग हम लोग देखेंगे और जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है।